प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। आज हमारी टीचर ने हमसे कहा कि घर जाकर देखें रसोई में किस किस तरह के बर्तन हैं और उनमें क्या क्या खाना बनता है। आप मुझे बताओगी? जरूर राजू, अभी देखो मैं पतीले में चाय बना रही हूँ। कुछ जगह पतीले को भगोना भी कहते हैं। अब और बर्तन निकाल कर देखते हैं, इसे क्या कहते हैं? कढ़ाई। सही, इसे मैं तलने और सब्जियां पकाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये है तवा, इस पर रोटी, पराठा, चीला और डोसा भी बन जाता है। ये है प्रेशर कुकर, चावल, दाल, खिचड़ी जैसी चीजें कुकर में बनती हैं। और ये है अलग अलग तरह की कड़छियाँ। माँ, क्या ये सब बर्तन धातुओं के बने होते हैं? हाँ राजू, बर्तन लोहे के, तांबे के या अन्य धातुओं के भी हो सकते हैं। आजकल हम स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं, जो कि धातुओं के मिश्रण से बनते हैं। खाना पकाया जाता है गैस पर। ये देखो एलपीजी सिलेंडर, जिससे यह चूल्हा जलता है। और भी बहुत तरह के चूल्हे होते हैं जिन पर खाना पकाया जा सकता है। माँ, हमारी मैडम ने सोलर कुकर के बारे में भी बताया था। इसमें खाना सूरज की ऊर्जा से बनता है। ठीक कहा राजू। सोलर कुकर खाना पकाने का एक इको फ्रेंडली तरीका है। यह सूर्य की ऊर्जा को कैद करता है, जिससे खाना पकता है। सौर ऊर्जा को जब ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलो राजू, अब एक सवाल तुम्हारे लिए। सब तरह का खाना पकाया नहीं जाता। क्या तुम कुछ ऐसी चीजें बता सकते हो जो हम बिना पकाए खाते हैं? हाँ माँ, हम फल और कुछ सब्जियाँ कच्ची ही खाते हैं। सलाद कच्ची खाई जाती है। अरे, हम चने, मूंगफली और मुरमुरे भी तो कच्चे ही खाते हैं। सही कहा, चने और मूंगफली भून के खाने में भी मजा आता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पकाकर और कच्ची दोनों तरह से खाई जाती हैं, जैसे गाजर। गाजर को हम सलाद में कच्चा भी खाते हैं और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। हर तरह का खाना बनाने के पीछे एक प्रक्रिया होती है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि रोटी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम आटे में पानी मिलाकर गूंथते हैं। फिर उसको गोलियों में तोड़ा जाता है। आटे की गोलियों को फिर चकला बेलन की सहायता से गोल आकार में बेला जाता है। इनको फिर गरम तवे पर डालकर सेका जाता है। कभी कभी रोटियों को तवे से हटाकर सीधे आग पर भी सेका जाता है। ऐसे बनती हैं गर्मा-गर्म फूली हुई रोटियां। ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। माँ, क्या मैं भी आपकी कुछ बनाने में मदद कर सकता हूँ? राजू, बच्चों को रसोई में बहुत ध्यान से रहना चाहिए। किसी बड़े के बिना खुद प्रयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि चूल्हे और आग से जलने का खतरा होता है। हाँ, मगर हम बिना चूल्हे को इस्तेमाल किए भी कुछ चीजें बना सकते हैं।
जैसे नींबू पानी। कितना आसान है इसको बनाना। पहले एक गिलास ले आओ। अब इस गिलास में पानी डालकर नींबू निचोड़ो। ध्यान रखना कि नींबू का बीज साथ न आ जाए। फिर इसमें नमक या शक्कर जैसा जिसको पसंद हो घोल दो। लो, हो गया नींबू पानी तैयार। ये कितना स्वादिष्ट है माँ। मैं और भी चीजें बनाना सीखना चाहूँगा और आपकी रसोई में मदद भी करूँगा। शुक्रिया राजू। अच्छा, अब बताओ तुमने आज क्या क्या सीखा? मैंने जाना कि खाना अलग अलग तरह के बर्तनों में बनाया जाता है, जैसे कढ़ाई, तवा आदि। ये बर्तन अलग अलग धातुओं से बने होते हैं। हमारे घर में खाना एलपीजी सिलेंडर वाले चूल्हे पर बनता है, पर और भी तरह के चूल्हे होते हैं, जैसे सोलर कुकर। कुछ चीजें पकाई जाती है और कुछ कच्ची खाई जाती है। आज मैंने सीखा कि रोटी कैसे बनाई जाती है और खुद नींबू पानी बनाकर पिया। शाबाश राजू। राजू, क्या तुम्हें रसोई के बारे में जानकर अच्छा लगा? हाँ माँ, मुझे नींबू पानी बनाने में सबसे ज्यादा मजा आया। बहुत अच्छा राजू। क्या तुम्हें पता है कि खाना बनाने की कला को पाक कला या पाक शास्त्र भी कहते हैं। यह एक बहुत पुरानी परंपरा का हिस्सा है। पुराने समय में आज जैसे आधुनिक साधन नहीं थे, तब खाना अलग तरह से पकाया जाता था। क्यों ना हम चलकर दादी से इन सब के बारे में और जानकारी लें? जी माँ, मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा। प्रणाम दादी। जीते रहो राजू। आज क्या खिचड़ी पका रहे हो? खिचड़ी नहीं पका रहा दादी, मैं खाना पकाने के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ। ये मेरा होमवर्क है। आप मुझे बताओगी, जब आप छोटी थी तब खाना अलग तरीके से पकाया जाता था क्या? हाँ राजू, उस समय के बर्तन, चूल्हा, खाना पकाने के तरीके सब अलग थे। अच्छा दादी, आपके समय पर कैसे बर्तन होते थे? हमारे समय पर लोहे या तांबे के बर्तन होते थे, जो कि आजकल के बर्तनों से बहुत भारी थे। खाने और पकाने दोनों के लिए ही धातु से बने बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। कुछ परिवार तो चांदी की थाली में भी खाना खाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि धातुओं के गुण खाने में आ जाते हैं। और तो और हम मिट्टी की हांडी और अन्य बर्तनों में भी खाना पकाते थे। पत्थर से बनी ओखली का प्रयोग होता था मसाले पीसने के लिए। कुछ जगह लकड़ी के बर्तन भी इस्तेमाल किए जाते थे। ओह, ये सब बर्तन तो मैंने देखे ही नहीं दादी। मुझे आपसे यह भी जानना है कि आप कैसे चूल्हे पर खाना पकाती थी? जब मैं बहुत छोटी थी, तब अपने माँ बाबूजी के साथ गांव में रहती थी। वहाँ खाना उपलों पर या लकड़ियों पर पकता था। जमीन पर ही मिट्टी का एक चूल्हा होता था, जिसमें उपले, कोयला या लकड़ियाँ ईंधन की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। जब हम बड़े हो गए तो केरोसिन का स्टोव आने लगा, और तो और इलेक्ट्रिक स्टोव या बिजली से चलने वाले हीटर पर भी खाना पकाया जाता था। अब ये सब पुराना हो गया। अब तो हर घर में गैस होती है, पर भारत के बहुत से गांव में आज भी खाना ऐसे ही पकता है। अच्छा राजू, अब एक सवाल मेरी तरफ से। हर वस्तु को एक तरह से नहीं पकाया जाता। हमारी पाक कला में अलग अलग तरह से चीजें बनाई जाती हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कुछ खाने की चीजों के नाम। तुम बताना वो कैसे पकाई जाती हैं। ठीक है दादी। रोटी और पराठा। रोटी और पराठा सेक कर पकाए जाते हैं। बैंगन का भरता। भरते के लिए बैंगन को भून कर पकाया जाता है। पकौड़े। पकौड़े तल कर पकाई जाने वाली चीज है।
चावल। चावल उबाल कर पकाए जाते हैं। बहुत शानदार राजू। अब तुम अपना होमवर्क पूरा करने जाओ। जाने से पहले बताओ तुमने आज क्या क्या सीखा? मैंने जाना कि पुराने समय में अलग तरह के बर्तनों का प्रयोग होता था जो कि बने होते थे लोहे, तांबे, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से। पुराने समय में चूल्हे भी अलग तरह के होते थे जिनमें कोयला, लकड़ी या उपले ईंधन की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। और आपने मुझे समझाया कि खाना बनाने के कितने अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे सेकना, भूनना, तलना, उबालना आदि। बहुत बढ़िया राजू। अब ये सब अपनी कॉपी में नोट करो। राजू सुबह सुबह जल्दी उठकर स्कूल के लिए तैयार हो गया। उसने नाश्ता किया और बाहर की ओर चल पड़ा। रोज सुबह वह अपने पिताजी के साथ गाड़ी से स्कूल जाता था। आज पिताजी कुछ परेशान थे। उन्होंने राजू से कहा, बेटा, हमारी कार खराब हो गई है। एक काम करते हैं, आज बस पकड़कर स्कूल चलते हैं। बस स्टॉप राजू के घर से कुछ दूर था। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और बस स्टॉप पहुंच गए। फिर राजू और उसके पिताजी बस में चढ़े और राजू के स्कूल तक की टिकट खरीदी। राजू आज समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया। वह हैरान था। अपनी कक्षा में पहुंचने पर उसने अपनी टीचर को सुबह की घटना के बारे में बताया। कैसे सुबह गाड़ी खराब हो गई थी और उसे बस लेकर स्कूल आना पड़ा। राजू ने कहा कि उसे बस में सफर करके खूब मजा आया। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें बस से सफर करने में मजा आया। चलो अपनी सीट पर बैठो। आज हम भी इससे मिलते जुलते विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे उन सभी साधनों की जो हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाने में मदद करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम सब स्कूल कैसे आते हो? मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी मम्मी के साथ पैदल चलकर आता हूँ। मैं स्कूल बस में आती हूँ। मैं ऑटो में आता हूँ। और राजू अपने पिताजी के साथ गाड़ी में आता है। लेकिन आज गाड़ी खराब हो जाने की वजह से सार्वजनिक बस से आया। तुम किस वाहन में सफर करते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है और हमारे शहर में किस प्रकार के वाहन चलते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अर्थात यातायात के साधन 3 प्रकार के होते हैं: भूमिगत, जलीय और वायु मार्ग। भूमिगत साधनों में सड़क और रेल यातायात दोनों आते हैं। मैडम, पुराने समय में तो इतने साधन नहीं थे। तब मनुष्य क्या हर जगह चलकर जाते थे? बहुत अच्छा सवाल। आदिकाल में आज जैसी कार, बस और ऑटो तो थे नहीं। तब छोटी दूरियां पूरी करने में भी बहुत समय लग जाता था। तब मनुष्य जानवरों को साधन की तरह इस्तेमाल करते थे। घोड़े, हाथी, ऊंट, इन सब की सवारी करके दूरियां नापते थे। आज भी इन जानवरों का इस्तेमाल यहाँ से वहाँ जाने के लिए होता है। सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए आविष्कारों के साथ नए वाहन भी बनाए गए। सबसे पहला और जरूरी आविष्कार था पहिया। बच्चों, क्या तुम कुछ दुपहिया वाहनों के नाम बता सकते हो? साइकिल, स्कूटर। और 3 पहियों वाले वाहन के? रिक्शा, ऑटो। 4 पहियों वाले वाहन के? गाड़ी, बैलगाड़ी। और 4 से अधिक? बस, ट्रक, रेलगाड़ी। अच्छा बच्चों, क्या बिना पहियों वाले वाहन भी होते हैं? नाव। बिल्कुल सही। पानी पर चलने वाली नाव के पहिए थोड़ी ही होते हैं। एक बात और, वाहन अलग प्रकार के ईंधन पर चलते हैं। कुछ वाहन जैसे स्कूटर, कार, ट्रक चलते हैं गैस, पेट्रोल या डीजल पर।
कुछ वाहन जैसे मेट्रो रेल बिजली से चलते हैं। कुछ वाहन जैसे बैलगाड़ी, टांगा आदि को जानवर खींचते हैं और कुछ जैसे रिक्शा मनुष्य चलाते हैं। चलो अब एक सवाल तुम्हारे लिए। वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ मनुष्यों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए होता है? नहीं मैडम, वाहनों का इस्तेमाल सामान के यातायात के लिए भी होता है। इसका एक उदाहरण है मालगाड़ी। बिल्कुल सही। इस तरह के वाहनों के और उदाहरण हैं ठेला, ट्रक आदि। कुछ वाहन जैसे कि ट्रैक्टर खेती-बाड़ी में मदद करते हैं और कुछ वाहनों को हम आपातकाल वाहन कहते हैं। यह आपातकालीन स्थिति में मदद करते हैं। इनके उदाहरण हैं पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल। पहले कई दिन लग जाते थे एक शहर से दूसरे शहर जाने में। अब रेलगाड़ी में बैठकर कुछ घंटों में ये सफर तय किया जा सकता है। और तो और अगर एक देश से दूसरे देश जाना हो तो हवाई जहाज में उड़कर चंद घंटों में पहुंचा जा सकता है। नदी पार करने के लिए नाव और समंदर पार करने के लिए पानी का जहाज। कितने सारे वाहन हैं यातायात की जरूरतों को पूरी करने के लिए। अब कौन बताएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा? मैडम, आज हमने जाना यातायात के साधनों के बारे में। हमने जाना कि आज के वाहन पुराने समय से कैसे अलग है। हमने अलग अलग पहियों की मात्रा वाले वाहनों के नाम पूछे और आपने हमें बताया वाहन किन अलग अलग ईंधनों पर चलते हैं। अंत में हमने बात करी उन वाहनों के बारे में जो आपातकालीन स्थिति में, खेती-बाड़ी में और वस्तुओं के आवागमन में मदद करती है। बहुत बढ़िया राजू। कल मिलते हैं बच्चों। बाय बाय। बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प आकृतियों को आईने के आगे रख के देखेंगे और बिंदु रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। दादाजी, चलिए कुछ खेलते हैं। आओ पिंकू, आज आईने की मदद से एक खेल खेलते हैं। आईने की मदद से? कैसे दादाजी? पिंकू, क्या तुम इस चित्र को मोड़कर दो बराबर भागों में बांट सकते हो? हाँ दादाजी, मैं इसे करके दिखाता हूँ। वाह पिंकू, तुमने तो इसे सही तरीके से मोड़ दिया है। अब इस कागज को खोलो और बताओ कि क्या मोड़ने के कारण कोई रेखा बनती दिख रही है? हाँ दादाजी, और ये रेखा तो इस अक्षर को दो आधे आधे भागों में बांट रही है। ये तुम्हें कैसे पता चला? दादाजी, ये तो बहुत आसान है। इसी रेखा के सहारे तो हमने इस चित्र को मोड़ा था और ये बिल्कुल आधा आधा दिख रहा था। बाएं वाले आधे भाग ने दाएं वाले आधे भाग को पूरी तरह से ढक दिया है। शाबाश पिंकू। अब जरा इस आईने को इस बिंदु रेखा पर रखो और देखो कि क्या होता है। अरे वाह दादाजी, ये चित्र तो पूरी हो गई। अब मुझे इसमें पूरा अक्षर ए दिख रहा है। दादाजी, ये तो बहुत ही मजेदार है। अब मैं इस अक्षर को भी इसी तरह से मोड़कर आईने में देखता हूँ। दादाजी, ये तो चमत्कार हो गया। अब ये दो बराबर आधे आधे भागों में बंट चुका है। नीचे वाले आधे भाग ने ऊपर वाले आधे भाग को पूरी तरह से ढक दिया है। अब इस बिंदु रेखा पर आईना रख के देखो। इस रेखा के साथ एक आईना रखने पर मुझे पूरा चित्र भी दिख रहा है। अच्छा, अब इस तितली के चित्र को देखो। क्या तुम इस चित्र को आधे भाग में बांट सकते हो? हाँ दादाजी, इस प्रकार से। शाबाश पिंकू। एक बार आईने को भी रखकर देख लो, क्या पूरा चित्र बन रहा है? हाँ दादाजी, आईने को रखते ही मुझे पूरा चित्र दिख गया। पिंकू, अब तुम इन अक्षरों के साथ भी ये आईने वाला खेल खेलकर देखो। ठीक है दादाजी।
बच्चों, आप सब भी एक कागज पर ऐसे ही कुछ अक्षर लिखिए और उसे आधे आधे भाग में बांटकर आईने को रखकर देखिए। प्यारे बच्चों, आईने वाले खेल में आपको मजा तो बहुत आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। क्या आप जानते हैं कि ये खेल सिर्फ अक्षर ही नहीं, किसी भी चित्र के साथ खेला जा सकता है। और बच्चों, आईने पर बनने वाले चित्र को हम दर्पण प्रतिबिंब भी बोलते हैं। और वो रेखा जो किसी चित्र को दो बराबर भागों में बांटता है, उसे बिंदु रेखा बोलते हैं। अगली वीडियो में हम ये खेल और भी मजेदार चित्रों के साथ खेलकर देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने बिंदु रेखा पर आईने को रखकर कई चित्रों को आईने में देखा। इस वीडियो में हम ऐसे और अन्य उदाहरण देखेंगे। अरे पिंकू, तुम तो आईने के साथ खेलने लग गए। आओ, इस चित्र को ध्यान से देखो और बताओ कि इस पे आईना कहाँ रखा जाए कि आईने पर ये फूल पूरा दिखाई दे। दादाजी, इसके लिए हम आईने को इस रेखा के साथ साथ रखेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। पिंकू देखो, क्या ये चित्र इस कागज में बने चित्र के जैसा दिख रहा है? हाँ दादाजी। पिंकू, इस कागज को ध्यान से देखो और सोचो कि आईने को और किस स्थान पर रखा जाए कि आधा फूल आईने में बन जाए। बच्चों, आप भी सोचिए और ढूंढिए। दादाजी, यहाँ अगर हम आईने को रखें तो फूल का आधा हिस्सा आईने पर आ जाएगा। अरे दादाजी, हम आईने को तो यहाँ भी रख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, जैसे यहाँ और यहाँ और यहाँ भी। सही कहा पिंकू। वाह पिंकू, तुमने तो सारे स्थान बहुत अच्छे से ढूंढ लिए। शाबाश पिंकू। अब जरा इस चित्र को ध्यान से देखो। अब क्या तुम बता सकते हो कि इस चित्र के लिए सही बिंदु रेखा कहाँ होगी? दादाजी, ये तो आसान है। बिंदु रेखा इस जगह पर होगी और आईने पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। शाबाश पिंकू। अच्छा, क्या तुम इस चित्र पर भी बिंदु रेखा खींचकर इसे आईने में देखकर पता लगा सकते हो कि ये बराबर भागों में बांटा गया है या नहीं? दादाजी, इस चित्र के लिए हम आईने को इस रेखा के ऊपर रख देंगे और हमें ऐसा ही चित्र दिखेगा। तुमने इसका भी जवाब सही तरीके से दे दिया है। क्या तुम इस चित्र पर भी बिंदु रेखा खींचकर इसे आईने में देखकर पता लगा सकते हो कि क्या हम इसे बराबर भागों में बांट सकते हैं या नहीं? दादाजी, मैं इस बार भी करके दिखाऊंगा। इस चित्र में जब हम आईने को इस रेखा के ऊपर रखेंगे तब हमें ऐसा चित्र प्राप्त होगा। तुमने इसका भी सही जवाब दिया है। चलो, अब इस चित्र पर बिंदु रेखा इस तरह बनाओ कि आईने पर इसका आधा भाग दिखाई दे। अरे दादाजी, ये तो शतरंज का बोर्ड है। इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। मुझे मिल गया दादाजी। ये देखिए, इस चित्र में जब हम आईने को इस रेखा के ऊपर रखेंगे तब हमें ऐसा चित्र प्राप्त होगा। शाबाश पिंकू। अब ये बताओ कि क्या हम आईने को किसी और रेखा पर रख सकते हैं? बच्चों, आप भी ढूंढिए और बताइए। हाँ दादाजी, ये देखिए। शाबाश पिंकू, तुमने सभी सवालों का जवाब सही दिया है। ये लो तुम्हारा इनाम। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने कुछ उदाहरण देखे और जाना
कि अगर हम आईने को सही बिंदु रेखा पर रखें तो अधूरे चित्र भी हमें पूरे दिखाई देते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि बिंदु रेखा हमेशा सीधी ही हो, ये तिरछी भी हो सकती है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इससे जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पिंकू के साथ कुछ उदाहरण देखे। अब हम पिंकू के साथ आईने में देखे गए चित्र और बिंदु रेखा से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियों के बारे में देखेंगे। पिंकू, अभी तक तुमने इतने सारे चित्र देखे। अब मैं तुमसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम जवाब दे पाओगे? हाँ दादाजी, मैं तो आसानी से सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है पिंकू, तो ये बताओ कि इस चित्र में हम बिंदु रेखा कहाँ बनाएं कि इसके आधे भाग पर आईने को रखने से हमें पूरा चित्र नजर आए। दादाजी, इस चित्र में हम बिंदु रेखा को इस प्रकार से बना सकते हैं। अच्छा पिंकू, अब जरा आईने को इसी स्थान पर रखकर देखो तो क्या बनता है। दादाजी, ये तो कुछ अजीब सा बन गया। जब मैंने आईने का मुख दाईं ओर रखा तो ऐसा चित्र बना, और जब बाईं ओर मुख किया तब ऐसा बन गया। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? क्योंकि पिंकू, तुमने गलत बिंदु रेखा बनाई थी। सही बिंदु रेखा कुछ ऐसी दिखेगी। ये लो पिंकू, अब तुम इसे आईने में देखो। हाँ दादाजी, अब तो ये दो बराबर आधे आधे भागों में बट गया है। पिंकू, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि हर चित्र के लिए अलग अलग बिंदु रेखा होती है। पिंकू, इस कार्टून को देखो। अब आईने को ऐसी जगह रखो कि इस कार्टून के दोनों हाथ इस तरह से ऊपर हो जाएं। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। दादाजी, ये कार्टून तो बहुत मजेदार है, पर इसके दोनों हाथ ऊपर कैसे हो सकते हैं? इसका तो एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे है। पिंकू, ध्यान से देखो। यदि तुम आईने को इस रेखा पर रख दो और आईने का मुख बाईं तरफ करो तो तुम्हें ऐसा चित्र प्राप्त होगा। मैं एक बार आईने को इस तरह से रख कर देखता हूँ। दादाजी, इसके दोनों हाथ ऊपर हो गए। पिंकू, अब क्या तुम इसके दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे कर सकते हो? हाँ दादाजी, इस बार सिर्फ आईने का मुख बाईं ओर कर देना है और ऐसा चित्र दिख जाएगा। प्यारे बच्चों, अब तक आपने देखा कि शीशे के सामने चित्र कैसे पलट जाते हैं, और ये भी जाना कि बिंदु रेखा हमेशा सीधी वर्टिकल रेखा नहीं होती। ये रेखा आड़ी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अब आप इन चित्रों को देखिए और बताइए कि आईने को इस चित्र में कहां रखा जाए कि दिए गए चित्र दिख जाएं। अब तक आपने देखा कि आईने का मुख बदलने से कैसे चित्र बदल जाते हैं और सही बिंदु रेखा पहचानना भी सीखा। आशा करते हैं कि पिंकू की गलतियों से आपने बहुत कुछ सीखा और अब आप इस विषय के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होती है। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।